हमने कल यहाँ तक की बात पढ़ी क्या? कब कल थे? हमने ये पढ़ा फिलहाल अभी इससे पहली क्लास में कि उत्तराखंड में कुमाऊं में गोरखाओं का राज चल रहा था 1790 से, चंद वंश को समाप्त करके। किसका राज? नेपाल के गोरखाओं का। और गढ़वाल में 1804। और क्या डेट? 14 मई 1804 से परमार राजवंश समाप्त हो गया। और उसके स्थान पे यहां भी कौन आ गए? गोरखा। अब उस समय पूरे भारत में भी सब किस पे डिपेंड थे? और सरकारों की आय का प्रमुख साधन क्या था? लैंड रेवेन्यू, अर्थात भू राजस्व। 90% आय इससे होती थी। कोई बड़े उद्योग उस समय नहीं थे। तो बराबर में कौन है? बराबर में ही है नेपाल। तो गोरखाओं का राज चल रहा है, और गोरखाओं ने कितने अत्याचार कर दिए हैं ये तुमने कल देखे। गोरखाओं की न्याय प्रणाली, गोरखाओं की कर प्रणाली, कितने भयंकर कर थे। ऐसा कोई एरिया बचा हुआ नहीं था जिन्होंने करना लगा दिया हो। ठीक। यानी हर बात का कर था। जनता इनसे अति परेशान और त्रस्त थी। किससे? गोरखाओं से। और डेली धन लूटते, और रोज के रोज की कमाई किसी भी रूप में होती वो तुरंत ही पहाड़ों पहाड़ों कहाँ पहुंचती? इनकी राजधानी उत्तराखंड से। वो कमाई चाहे मंदिरों से हो, ब्राह्मणों से हो, किसी से भी हो चाहे। ठीक। यानी जनता इनसे परेशान थी और यहाँ भयंकर लूट चल रही थी। और इनके अत्याचार क्या थे? गोरखाओं की दिव्य या दीप न्याय प्रणाली। मतलब क्या? कि अगर कोई इनके पास जाएगा तो न्याय की संभावना है ही नहीं, लगभग उसे मरना पड़ेगा, या तो गरम तेल में पकाकर, या गरम लोहा पकड़कर, या कैसे भी। यानी जनता इनसे त्रस्त थी। और इनके अत्याचारों को क्या कहते हैं? गोरखा काल में जो अत्याचार हुए उन्हें कहते हैं गोरखानी। ये वर्ड आ चुका है, तैयार रहना। ठीक। तो अब इनका राज चल रहा है उत्तराखंड में। और यहाँ के राजा कहाँ पड़े हैं? उत्तराखंड के हिस्से से बाहर, आज के कनखल और ज्वालापुर में। ठीक। हालत ये आ चुकी है कि सारा देहरादून क्षेत्र, कौन सा? जहां चंडी देवी है, गंगा के दूसरी तरफ ऋषिकेश तक की बेल्ट, और प्लस दून क्षेत्र राजा ने बेच दिया। दूना कौन सा एरिया? पहाड़ी एरिया। 3005 रुपये में। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर यंग हियरसे को। राजा की हालत बहुत खराब है। बचा हुआ देहरादून क्षेत्र 5000 रुपये में बनारस के लाला को दे दिया, पट्टे पे, ताकि यहाँ की जो जमीन है वो आपकी हो गई, और हमें आप क्या दे दो इसके बदले में? बटाई, अर्थात थोड़ा सा पैसा, 5000 के आसपास। तो राजा की हालत तो बड़ी खराब थी। राजा लगातार प्रयास कर रहा था। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। उस समय भारत में कौन थी? सन क्या चल रहा है? 1815 के आसपास। ठीक।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक आदमी ने बड़ी मात्रा में क्या ले लिया इनसे, बहुत बड़ा एरिया, सारी मसूरी, सारा चंडी क्षेत्र। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी अधिकारी से ये सब एरिया अपने अधिकार में ले लिए। इसे क्या दे दी, वार्षिक पेंशन, कि तुम्हें हर महीने हम हर साल क्या दिया करेंगे, पेंशन तुम्हें दे दो पैसे, इससे कई गुना अधिक पैसे देके। ये अधिकारी कहाँ रहा करता था, बरेली में, जहां इसकी दोस्ती हुई किससे, सुदर्शन शाह से। तो राज परिवार के हालत क्या चल रही है, ठीक, कि अपने क्षेत्र बेच बेच के वो अपना काम चला रहा है। और सुदर्शन शाह लगातार आग्रह कर रहा है किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि आप गोरखाओं पे हमला कर दो, ठीक। लेकिन ये हमला कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हमला, तुम्हें भारत का इतिहास पता होगा जी। 1815 के आसपास का जो भारत का इतिहास जरा वो बता दो एक बार। जी सर। 1815 के आसपास का भारत का इतिहास, जी बाबू। मना कर रहा है तो, जी। जी सर। कुछ भी याद नहीं आ रहा। उस समय भारत का इतिहास क्या चल रहा था, कब की बात चल रही है, तो ये इतिहास का ये काल था। जो रिवाइज नहीं करता उसे कुछ भी याद नहीं आता, ठीक क्या। और जब नंबर नहीं आता, हे भगवान मैंने क्या बिगाड़ रखा, मेरा नंबर नहीं आता, सबका नंबर आ गया। जब तुझे आगे कुछ नहीं आता भाई, नंबर कहाँ से आ जाएगा। क्या लिखा हुआ, 100 साल, 1757 से 1857। ये फेज क्या था, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीतकर, और 1764 में कौन, बक्सर का युद्ध जीतकर भारत पर कब्जा स्थापित किया था, और आहिस्ता आहिस्ता भारत को अपने अंडर में ले रहा था, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कैसे, 1849 में कौन कब्जे में ले लिया, सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब को किसने कब्जे में लिया था, जी। जी। याद हमें कुछ नहीं, सपने देख रहे हैं हम बड़े बड़े। जी सर। किसकी बात चल रही, लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो तोपों के सामने सिक टिक नहीं पाए और सिंध का विलय किया पहले, और 1850 आते आते पूरा पंजाब उनके अंडर में चला गया। पहले कौन कब्जा किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो एरिया। फिर कहाँ बढ़े, पश्चिम की ओर, जो पंजाब की बेल्ट थी। जब सारा उत्तर भारत आ गया, फिर कहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया, दक्षिण की ओर, और आहिस्ता आहिस्ता सारा भारत अपने अंडर में ले लिया। इस समय ही भारत में, थोड़ी सी हिस्ट्री में आगे तक पहुंचना जरा, 1854 के आसपास देश में क्या चल रहा था, तब यहाँ की बात करेंगे। यहाँ तो लॉर्ड डलहौजी, दो आदमियों ने भयंकर काम किया था। एक का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और एक का नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1857 से पहले क्या कर रहा था, राज्य हड़प, क्या, इसकी चल रही थी राज्य हड़प नीति। जो रिवाइज नहीं करने का उसे कुछ भी याद नहीं रहने का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प लेंगे कोई भी आरोप लगाकर। कैसा आरोप,
कि अगर तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा तो किसी उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं करने का राज्य होगा कंपनी का। यानी जबरदस्ती कब्जा करना है, नाम कुछ भी रखो चाहे इसका। ठीक, तुम पे बच्चा भी है, सब कुछ है, एक छोड़ो कहीं कहीं बच्चे हैं, लेकिन तुम पे आरोप क्या लगा दिया कि तुम तो राज ठीक नहीं कर रहे। कुशासन, अवध के नवाब 1856, कैसा आरोप लगा? कुशासन का। और कंपनी ने कब्जा कर लिया। ठीक, दूसरा कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। क्या? कि तुम्हारा दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं करने के राज कंपनी का हो गया। और फिर वहां से शुरू होती है 1857 क्रांति, 10 मई 1857 से। यानी उससे पहले क्या चल रही थी? राज्य हड़प नीति। और तुम आ गए उत्तराखंड में। तो क्या इन्हें आजाद करने के लिए ब्रिटेन वाले अब इनके लिए, इनके कहने पे लड़ेंगे? मतलब ही नहीं है। हम तो खुद राज्य हड़प रहे हैं और इनसे इन्हें हरा के राज्य सौंप दे तुम्हें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए कंपनी क्यों लड़ाई लड़े? कंपनी तो पहले दिक्कत में चल रही है। ये इतिहास चल रहा है। जिस काल का उत्तराखंड का इतिहास है तो इतिहास का छोटा सा हिस्सा है एक भारत का। इसके समय भारत में क्या चल रहा था, फिल्म देख ली? थोड़ी सी और बात बताओ अभी। अब इसी के आसपास आते हैं। कंपनी भारत में व्यापार कर रही है बहुत लंबे समय से। कब से? जी, ब्रिटिशर्स का आगमन भारत में सन 1600 में हो गया है। जिसे इतिहास पता होगा, नहीं पता होगा तो वो बातों को यहाँ जोड़ दे, तब चलेंगे उत्तराखंड। सन 1600 में कंपनियां आना शुरू हो गई हैं। ठीक, और कंपनी कोई केवल इंग्लैंड की आई है? नहीं, कंपनी सारी आई है। कंपनी तो फ्रांस की भी आई है, डच भी आ चुके हैं, डेनिश भी आ चुके हैं, पुर्तगाली भी आ चुके हैं। यानी यहाँ तो बहुत से लोग आ चुके हैं। तो पहला फेज तो इसी में जाता है। किसमें? कि सबको साइड करो। तुमसे क्वेश्चन है अब, कितने लोग ऐसा इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले कौन है? सब पढ़े बैठे इसका मतलब। तो ये बताओ, ब्रिटेन ने भारत में फ्रांस को किस युद्ध में हराया था? जी, उसे भी नंबर लाना, मम्मी बांट देख रही है इसकी भी। जी रानी। जी, पहले फ्रेंच एंग्लो वार होती है जिसे कर्नाटक वार भी कहते हैं। ठीक, और ऐसी एक नहीं कितनी वार होती हैं? 3 बार होती है कर्नाटक युद्ध। ठीक, तो पहले तो अब कर्नाटक में फ्रांस को कर रहे हैं साइड, और फिर डच को हराते हैं। तो कर्नाटक वार या वांडी वास का युद्ध किसे हरा दिया हमने? फ्रांस एक तरफ किया। किसकी हार हुई फ्रांस की? डुप्ले की हार हुई। फिर आया हमने किसे? डचों को। डचों को ब्रिटेन ने किस युद्ध में हराया था? जी, जी, पता करो बाबू, जीवन तुम्हारा दांव पे लगा पड़ा, किसी और का तो लग ही नहीं रहा। तुम पता करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। जो पता करेगा 10-20 सवाल घूमे और तुम घूमोगे, हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। पक्की बात है। जी सर, सालों पढ़ने के बाद हमें 4 बात भी याद नहीं आ रही। वेदारा का युद्ध, वेदरा या वेदारा का युद्ध किसे हराते हैं हम? डचों को। तो हमने किसे? बाकी कंपनियां साइड कर दी है, कंपनियां सिमट दी है। पुर्तगाली सिमट कर रह गए हैं गोवा के आसपास तक बस। फ्रांसीसी सिमट कर रह गए हैं कहां तक? केवल पांडिचेरी तक, यमन और माहे तक। यनम, माहे, कराईकल और पांडिचेरी, 4 क्षेत्र उनके पास रह गए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही बातचीत? और थोड़ी सी बात जाननी, देखो जरा। ये जो भारत में लड़ाई रुकती है ब्रिटेन और फ्रांस की,
इससे पहले एक वार चल रही है, कहां पर? अमेरिका में, यूएसए में। हर देश ने जाके बना दिए हैं अपने अपने उपनिवेश। क्या बना दिए? अपनी अपनी कॉलोनी, जिनमें फ्रांस वाले भी हैं, जिनमें ब्रिटेन वाले भी हैं, जिनमें डच भी हैं, नीदरलैंड भी है, बहुत से देश हैं। और सब चाहते हैं यूएसए पे कब्जा करना, अमेरिका पे। लेकिन समस्या क्या हो गई? कंपनियां दो ही मजबूत थी, या तो कंपनी फ्रांस की या कंपनी ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन और फ्रांस में, अमेरिका में चल रहा है 7 ईयर वार, 7 वर्षीय युद्ध। कितना? 7 वर्षीय युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? 1756 से 63 तक। किसके बीच में वार चल रही है? ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। इस युद्ध में कौन जीतता है जी? इन्हें तो कुछ नहीं याद आ रहा बेचारों को। ब्रिटेन। और इसी युद्ध का प्रभाव कहां पड़ता है? कर्नाटक वार पर। ठीक, कि जब यहां युद्ध जीत जाता है ब्रिटेन, तो फिर यहां संधियां होना शुरू होती है। और अब सबको पता लग गया असली पावर कौन है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया भारत के ऊपर। और अब यहां भी चलें जरा 1 मिनट। ब्रिटेन ने पहले इतना बड़ा महाद्वीप अपने अंडर में ले लिया है, ठीक। और अब यहाँ ब्रिटिश कंपनियां काम कारोबार कर रही है, उनका कब्जा है, ठीक। जब तुम यूएसए के क्षेत्रों के नाम पढ़ोगे तो वहां क्या मिलेगा? न्यू इंग्लैंड। क्या? न्यू इंग्लैंड, जॉर्जिया, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो ब्रिटेन ने बसाए थे। और इसके बाद इंग्लैंड में शुरू होती है क्या? क्या चल रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में उद्योग ही उद्योग हैं, और इन उद्योग की नीड ही दो है बस। दुनिया की सबसे पहली ट्रेनों की बात करो, बैंक की बात करो, उद्योग की बात करो, जूट की, कपड़े की, सब कहाँ खुल रहे थे? ब्रिटेन में, ठीक। ये उद्योग ब्रिटेन में क्यों खुल रहे थे? ये उद्योग ब्रिटेन में क्यों खुल रहे थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में क्यों हुआ? क्यों हुआ? पूरे यूरोप में चर्च का खतरनाक बोलबाला था, और चर्च के आदेश की अवहेलना कोई कर दे, कोई ऐसा शोध, रिसर्च और विज्ञान की बात कर दे, तो उसकी हत्या होने की नौबत थी। यानी वहां चर्च का खतरनाक बोलबाला था। राजा लुई 14, फ्रांस का राजा, ये कह रहा था कि चर्च के विरुद्ध बोलने वाले की मृत्यु होगी तुरंत एकदम। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को यूरोप छोड़ना पड़ रहा था, ठीक। चर्च कहता है धरती चपटी है, गोल मत बोल देना बिल्कुल भी। और तुमने गोल बोली और कोई रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो धमकी भरे पत्र आना वैज्ञानिकों को शुरू। तो यूरोप से दुनिया भर के हजारों ऐसे लोग जो किसे मान रहे थे? कैथोलिक धर्म को, जिसके बने कल ही नए पोप, ठीक। क्या? कौन? यूएसए के पहले पोप। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन में। कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि वहां पे विज्ञानवाद को पूरा समर्थन था कि खूब खोज करो, खूब रिसर्च करो, खूब नए नए आविष्कार करो, नेवी के, हथियारों के, रेडियो के, हर चीज के। तो वहां विज्ञान वालों को पूरा सराहा जा रहा था। वहां का राजा, एक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में 1688 में, जिसे कहते हैं ब्रिटिश क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। जिसके बाद वहां राजा का राज हो चुका था कुछ सीमित, और संसद का राज था, सबके अधिकार पूरे थे, कुछ ही करो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ वो लोग बड़ी मात्रा में थे जो चर्च के विरोधी थे, जिन्हें बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट दुनिया के ये वो लोग हैं जो मानते तो ईसाई धर्म को ही हैं, लेकिन कौन है? नाम में पता लग रहा है, प्रोटेस्ट। ये ऐसी धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते हैं जैसे भारत में ब्राह्मण कर रहे थे या अन्य लोग कर रहे थे, रूढ़िवादी परंपराएं।
तो इंग्लैंड के अंदर सबको अच्छे से बढ़ने का, विकास करने का, सबका अवसर मिल रहा था। तो नए नए आविष्कार, कंपनियां शुरू, कच्चा माल उनके पास है ही, कॉलोनियां कब्जा कर ली उन लोगों ने। ठीक, तो सन 1700 के बाद इंडस्ट्रीज शुरू। इंडस्ट्रीज की डिमांड है दो ही चीज, कच्चा माल। पूरे यूरोप में तो कपास कहीं होती ही नहीं, और हमें बुनने कपड़े। तो चलो उन देशों में जहाँ कपास होती हो, कब्जा करेंगे उनके ऊपर। ठीक, क्या जूट, कपास, हर चीज। तो अब कच्चे माल के लिए दुनिया भर में क्या बनने शुरू होते हैं? उपनिवेश, डोमिनियन, कॉलोनीज। और अब कंपनियों को सरकार हथियार देती है, जब नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तुम लड़ रहे हो किससे? तलवार और भाले से, और सामने आ चुकी है तोप। अब हिम्मत नहीं है, अब तो आपका हारना तय है। क्योंकि आविष्कार कहाँ से होके आ रखे? 303 राइफल, ब्राउन बेस राइफल, एनफील्ड राइफल। पहली पहली राइफल ऐसी, एक क्या डालो उसके अंदर, गोल छल्ला, और उसे पहले डालो, फिर डालो बारूद, और फिर ठोको, और तब चलाओ उसे। कहीं कहीं बार वो फटक जाए अपने ऊपर ही। फिर आई एडवांस, यानी अब कारतूस बनने शुरू हुए। ऐसे आविष्कार कहाँ हो रहे थे? ब्रिटेन में। तो यानी अब कंपनी के पास हथियार और बैकअप आ रहा था, और छोटे मोटे राजा या अन्य तोपों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। पारंपरिक युद्ध खत्म हो चुके थे। पारंपरिक युद्ध कैसे? आमने सामने की वार, योद्धा, भाला, हथियार, खत्म खेल। अब तो कौन चल रही है? तोपे। तो कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल उद्योग हमारे पास तैयार है, बन के रेडी है। अब दूसरी चीज चाहिए, से कहाँ बेचें? अब चाहिए बाजार। तो ये दोनों सामान कब पूरे हो सकते हैं? जब हमारे कंट्रोल में कौन हो? देश। तो तुम देखना, कंपनी तो बहुत पहले से हमारे पास आ रखी है, सन 1600 से। और लड़ाई कब चल रही है? 150 वर्ष बाद, जब इंडस्ट्रीज आ गई है। ठीक है, और उनके पास महाद्वीप के महाद्वीप कब्जा कर लिए उन लोगों ने, 1763। और वो क्या सन लिखा हुआ? 1764। सारा महाद्वीप उनके पास है, दुनिया भर के संसाधन उनके पास हैं, अलग अलग भंडार। और अब कंपनी कैप्चर करती है पूरा भारत। 150 वर्ष तक तो व्यापार करती है, कैप्चर नहीं करती। 150 वर्ष बाद जब कंडीशन ठीक होती है, नए नए आविष्कार उन्हें सपोर्ट करते हैं, तब कब्जे शुरू होते हैं। और कब्जे होने के बाद अब वो कहते हैं सारा भारत हमारा है, खेल खत्म। ठीक, जब सारा भारत हमारा है तो इसके लिए कौन लड़ेगा? कि ये हमारा मकसद ही नहीं है। जल्दी में तुम कहीं, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते ही नहीं, हम तो रट्टे मार रहे हैं बस। हम सारी फिल्में आपस में जोड़ ही नहीं पा रहे, और ये तो एक फिल्म है। इसके बाद क्या होता है? कंपनी के पास अब देश पे देश जा रहे हैं दमादम बढ़ते हुए। कंपनी ने कब्जा कर लिया है अफ्रीका, एशिया, और बहुत से देश। और सारे देश भागे फिर रहे हैं कब्जा करने को लेके। इंग्लैंड चली आई है एशिया की ओर, एशिया वाले सब देश उसके अंडर में। और फ्रांस चला गया कहाँ? हार कर अमेरिका में, अफ्रीका। जो अफ्रीका वाले 73 कंट्री किसके अंडर में थे? फ्रांस के। आज भी कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। घाना हो, आइवरी कोस्ट हो, सब उनके गुलाम थे। यानी अब चारों तरफ उपनिवेश का दौर शुरू। और उद्योग पहले आए इंग्लैंड में, और फिर आए पूरे यूरोप में। और अब सब भागे फिर रहे हैं देश कब्जा करने को लेके। तो पूरे विश्व में चेक करके देख लो, सारी साउथ अमेरिका, सारी अफ्रीका, सारा एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब गुलाम थे। कनाडा आज भी गुलाम है। किसने बनाया गुलाम? यूरोपियंस ने। और पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट, पावर, हथियार, ऐसा कौन था? यूरोप। और अब जब एक कंपनी ही इतना बड़ा देश कब्जा करके इतना भयंकर पैसा बना सकती है, तो क्यों ना और कंपनियों को भी भारत में उतार दिया जाए। तो फिर 1803 के बाद से कंपनियों पे कंट्रोल शुरू होते हैं। कंपनी पे कंट्रोल सबसे पहली बार कब होता है? 1773 का। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कर रहे हैं हम कंपनी को? रेगुलेट, कंट्रोल करो कंपनी को। ठीक, अब कंपनी कंट्रोल होगी, तो कुछ समय बाद तुम्हें क्या सुनने को मिलेगा? 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कंपनी तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त।
कि भारत से व्यापार करे केवल एक कंपनी, नहीं अब तो 20 कंपनी व्यापार करेंगी। क्या कर दिया खत्म? व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया। किसकी बात चल रही? और तुम इस टाइम की तो बात कर रहे हो। कंपनी क्या हो चुकी है? कमजोर, उसमें इतनी भयंकर ताकत नहीं है। दूसरी बात क्या, कंपनी को कहा कि बस अगले 20 वर्ष तक तुम कर सकते हो चीन के साथ कौन सा व्यापार? चीन के साथ चाय का व्यापार, क्योंकि इसका विकल्प ही नहीं है हमारे पास कहीं। अगर एक कंपनी ही इतने बड़े देश की चाय का व्यापार करेगी तो कंपनी कितनी मालामाल हो जाएगी। ठीक, तो फिर कहा कि कोई बात नहीं, चाय और जगह बोआओ। पहले कहाँ बोने शुरू कर दी? भारत। इसके बाद चाय कहाँ बोते हैं? भारत की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, उसके बाद श्रीलंका में, उसके बाद केनिया में। कि अब चाय कारोबार भी एक कंपनी नहीं करने की, अब तो कई कंपनियां करेंगी। तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में चाय बिक रही है, बढ़िया पैसा बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कंपनियों पे कंट्रोल शुरू, और कंपनियां कर रही हैं पूरे भारत पे कंट्रोल, सबको अपने कब्जे में ले रही है। इस समय की ही बात है क्या, कि जो नेपाल के गोरखा लोग हैं, कमाने का जरिया उस समय यहाँ कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ क्या है, लगान या भू राजस्व। और आज का उत्तर प्रदेश का एक एरिया है गोरखपुर का, जिसका नाम है बुटवल। क्या नाम है? तो गोरखा आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रिटिश क्षेत्र है उस पे कब्जा कर रहे हैं। कौन? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र। कौन? बुटवल। गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र बुटवल। और अंग्रेजों ने एक कंपनी भेज दी यहाँ पे इसे बचाने के लिए। गोरखाओं ने उस कंपनी पे हमला बोल दिया, 24 आदमी मार दिए, जिसमें बहुत से कौन थे? अंग्रेज। यही बात किसे बुरी लग गई? नेपाल को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, नेपाल किसी गुलाम नहीं रहा। पूरे भारत के पड़ोसियों में एकमात्र देश जो किसी गुलाम नहीं रहा, कौन था? नेपाल। दूसरा कौन देश था पूरे एशिया में ऐसा? थाईलैंड। थाईलैंड, जहां राजा कौन हुआ? भूमि बोल अतुल्य तेज, जिसने बहुत लंबे टाइम तक राज किया, किसी गुलाम नहीं बनाओ। ठीक, तो नेपाल से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पहाड़ों में राज कर रहे हैं अलग ही। लेकिन जैसे टकराए अंग्रेजों से, तो कंपनी ने एकदम इस पे हमला बोला, हमले में कंपनी के आदमी मारे गए। तो अब तक तो राजा कह रहा था किसे? ईस्ट इंडिया कंपनियों को, कि अंकल जी हमारे पापा मार दिए गोरखाओं ने, हमें राज्य से बाहर कर दिया है, इतनी दिक्कत चल रही है, हमने तो आपको क्षेत्र भी दे दिया, देख लो अपना, 3,000 रुपये में दे दिया हमने, तो कुछ हमारी हेल्प भी कर देते। तो राजा सुन नहीं रहा। कौन नहीं सुन रहा? कंपनी सुन नहीं रही है राजा की बात। इस बार जो कंपनी है वही क्या बन बैठी है? दुश्मन। किसकी? और गोरखा यहां से भयंकर पैसा बना रहे हैं। तुमने एक कर का नाम सुना था? पुंगाड़ी। क्या सुना था? कि गोरखा उससे कमाते हैं 1 लाख रुपये साल। तो क्या ये बात कंपनी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए साल तो एक कर से आ रहा है, बाकी सब रहा अलग? तो क्यों ना गेम में खत्म कर दें किसका? इनके पास भी क्या थी? पारंपरिक लड़ाई। यहाँ भी कोई विज्ञान नहीं, कोई तोप नहीं, कोई बड़ी सामग्री नहीं है। तो अब दुश्मनी हो चुकी है कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की और गोरखाओं की। अब इन पे हमला बोलते हैं कौन? अंग्रेज। एक साथ डबल हमला। इन लोगों ने परदुम्न शाह को मारकर अपनी छावनी बना ली है। कहां पर? आज के देहरादून में, जहां से बहती है रिस्पना नदी। और उस नदी के पास ही एक सैन्य छावनी बना ली है, खलुंगा। जो गोरखा भाषा है उसमें खलुंगा का अर्थ क्या है? छावनी। तो इसी खलुंगा पे, जो खलुंगा कहाँ स्थित थी? नाला पानी, देहरादून में जगह पड़ती है। और कौन बह रही है? रिस्पना नदी। इस पे अटैक होता है एक साथ डबल। एक कंपनी कहां से आती है? मेरठ से। और एक कहां से आती है? लुधियाना से।
और 2 छावनियों की पूरी कंपनियां यहाँ आती हैं, हजारों आदमी इन पे अटैक करने के लिए। एक तरफ तो पारंपरिक हथियार हैं, खुकरी एटसेट्रा, और एक और क्या चल रही हैं, तोपें। तोपों ने ये पूरा किला स्ट्रक्चर उड़ा के रख दिया। युद्ध का नाम क्या है? तोप खुकरी युद्ध। तोप खुकरी, एक और चल रही है तोप, एक और एक खुकरी, और सारा किला सब ध्वस्त। 2 खंबे खड़े फिलहाल बस, आज की तारीख में भी। कहाँ? रिस्पना किनारे, पहचान के रूप में कि कभी यहाँ छावनी थी। लेकिन इस लड़ाई में गोरखाओं ने जान की परवाह न करते हुए इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी कि इनका कौन मार दिया? बहुत बड़ा ऑफिसर, मेजर जनरल गिलेस्पी। कहाँ घुस गए? तोपों के बीच ही, और कमांडिंग ऑफिसर ही मार दिया, जिससे अंग्रेज भयंकर भयभीत हो गए कि इतने पागल देखे नहीं हमने जो तोप से सामने भाग नहीं रहे। ठीक क्या? इतना खतरनाक लड़ने का जज्बा। तब से लेके अंग्रेज क्या थे? दूरदृष्टा। उन्होंने तुरंत ये बात महसूस की कि इनकी बनाते हैं बढ़िया वाली फौज, लड़ने का जितना भी इन्हें शौक है सारा पूरा करवा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से लेके यूरोप तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भेजे, सेकंड वर्ल्ड वार में भेजे, ठीक क्या? और क्या बनवा दी? गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ठीक। और ये तारीख थी 27 अप्रैल 1815, जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड पे हमला किया और गोरखाओं को हरा दिया। हराने के बाद, लिखना मत, अभी लिखेंगे बाकायदा, तुम फिल्म सुनो एक बार बस। ये हराने के बाद इसे कहा, किसे? सुदर्शन शाह को, कि बाबू युद्ध में खर्चा आ गया है 7 लाख रुपए का। तोपे गोले फ्री नहीं आ रखे ये। कितने रुपए लग गए? 7 लाख। या तो 7 लाख रुपए दे दो और राज्य अपना छोड़ो, कुमाऊं वाला भी तुम्हें रखो जाओ, युद्ध में जो खर्चा आ रखा वो हमें दे दो। ये क्या बता रहे कि अंकल जी कहाँ मजाक कर रहे, 7 लाख तो सुने बहुत दिन हो लिए हमें। यहाँ तो 3,000 रुपये में क्या बेचे पड़े? सारा देहरादून। यानी हमारे पास चवन्नी भी नहीं, जैसा आपका मन करे ऐसा कर लो आप। इतिहासकार ये कहते हैं युद्ध लड़ने से पहले अंग्रेजों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ठीक। युद्ध खत्म होने के बाद वो पलटी मार गए, उन्होंने कहा इतने पैसे बताओ इसे जो ये मना कर दे। और फिर क्या कहा कि इतना भयंकर खर्चा करने के बाद कंपनी अब 1 रुपया नहीं लगाने की बिल्कुल भी। जो तुम्हारी बसी बसाई राजधानी है वो हो गई कंपनी की। कौन? श्रीनगर। और तुम बसाओ नई राजधानी। ये क्या बता रहे कि अंकल जी कहाँ से इतना पैसा लाएंगे राजमहल बनाने? हमें राजमहल कहाँ बसाएंगे, रोड कहाँ बनाएंगे, चिम में चवन्नी भी नहीं। तो 3 नदियों के बीच में छप्पर से में कौन जाए बैठे बेचारे? राजा। तिरी हरी, आज की टिहरी, 28 दिसंबर 1815 को। अब लिखो जरा बातचीत। उत्तराखंड और ब्रिटिश शासन, हेडिंग ये है, उत्तराखंड और ब्रिटिश शासन। गोरखाओं की विस्तारवादी नीति, गोरखाओं की विस्तारवादी नीति अंग्रेजों के साथ संघर्ष पैदा कर रही थी। गोरखाओं की विस्तारवादी नीति अंग्रेजों के साथ संघर्ष पैदा कर रही थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और गोरखाओं ने गोरखपुर के समीप का ब्रिटिश क्षेत्र, गोरखपुर के समीप तराई का, गोरखपुर के समीप तराई का ब्रिटिश क्षेत्र, तराई का ब्रिटिश क्षेत्र
बुटवल अपने कब्जे में ले लिया, बुटवल अपने कब्जे में ले लिया, बुटवल अपने कब्जे में ले लिया, जिससे गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच तनाव और बढ़ गया, जिससे गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच तनाव और बढ़ गया। और जब इसे आजाद करने के लिए और जब इसे आजाद करने के लिए और जब इसे आजाद करने के लिए अंग्रेजों ने अप्रैल 1814 में अप्रैल 1814 में एक कंपनी भेजी, तो गोरखाओं ने उस पर हमला कर दिया, तो गोरखाओं ने उस पर हमला कर दिया, तो गोरखाओं ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें 24 अंग्रेजों सहित बहुत से सैनिक मारे गए, जिसमें 24 अंग्रेजों सहित बहुत से सैनिक मारे गए, जिसमें 24 अंग्रेजों सहित बहुत से सैनिक मारे गए। सैनिक मारे गए और अंग्रेजों को गोरखाओं पर हमला करने का अवसर मिल गया, अंग्रेजों को गोरखाओं पर हमला करने का अवसर मिल गया। 1591 में भाई, इसका तो 91 अवसर मिल गया। साथ ही सुदर्शन साहब भी साथ ही सुदर्शन साहब भी गोरखाओं से मुक्ति के लिए साथ ही सुदर्शन साहब भी गोरखाओं से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से आग्रह कर रहे थे। कहाँ चक्कर काट रहे थे बार बार? बरेली। जहां कौन दोस्त मिला था? मेजर यंग हियर से, जिसने कहा कंपनी से बात तो मैं करवा दूंगा। तो क्या बोला उन्होंने कि ठीक यार, कुछ पैसा जुगाड़ भी करवा देता फिर तो। उसने कहा चलो ठीक, करवा देंगे। क्या बेचोगे? कि बस ये कुछ थोड़ा बहुत समय मेरे पास जगह बची हुई, ये ले लेना, चंडी क्षेत्र और दून क्षेत्र। इसके बाद गोरखाओं ने खलुंगा नाला पानी खलुंगा नाला पानी देहरादून में खलुंगा नाला पानी देहरादून में अपनी सैन्य छावनी बनाई हुई थी, अपनी सैन्य छावनी बनाई हुई थी। जिसे अमर सिंह थापा जिसे अमर सिंह थापा गढ़वाल का पहला सूबा कौन था? जिसे अमर सिंह थापा और उसके भतीजे बलभद्र थापा बलभद्र थापा ने बनाया था, बलभद्र थापा ने बनाया था।
अलग लाइन से। अंग्रेजों ने मेरठ डिवीजन के, अंग्रेजों ने मेरठ डिवीजन के मेजर जनरल गिलेस्पी, मेरठ डिवीजन के मेजर जनरल गिलेस्पी, मेजर जनरल गिलेस्पी मेजर जनरल गिलेस्पी है नहीं, थोड़ी देर में वेट कर लो उनको, चाय पिलवा देने के बाद। और लुधियाना डिवीजन के, और लुधियाना डिवीजन के मेजर जनरल आक्टर लोनी, लुधियाना डिवीजन के मेजर जनरल आक्टर लोनी और देहरादून के लेफ्टिनेंट कर्नल मोबी, देहरादून के लेफ्टिनेंट कर्नल मोबी सहित कुल 4 कंपनियों ने, मोबी सहित कुल 4 कंपनियों ने 26 से 31 अक्टूबर, 26 से 31 अक्टूबर को पहला हमला किया। 26 से 31 अक्टूबर 1814, 26 से 31 अक्टूबर 1814 को पहला हमला किया। मतलब हमला कर दिया, लड़ाई चली बहुत लंबी, जिसमें 31 अक्टूबर 1814 को, जिसमें 31 अक्टूबर 1814 को मेजर जनरल गिलेस्पी, मेजर जनरल गिलेस्पी मारा गया, जिसे तोप खुखरी युद्ध, जिसे तोप खुखरी युद्ध, तोप खुखरी युद्ध, चाकू जैसा हथियार है गोरखाओं का खुखरी, तोप खुखरी युद्ध भी कहा जाता है। जिससे अंग्रेज सेना में भगदड़ मच गई, जिससे अंग्रेज सेना में भगदड़ मच गई। और इसका वर्णन विलियम फ्रेजर, एक इतिहासकार है अंग्रेजों का, इसका वर्णन विलियम फ्रेजर, विलियम फ्रेजर ने तोप खुखरी युद्ध के रूप में किया है। ये कोई हम नहीं कह रहे, खुद अंग्रेज कह रहे। तोप खुखरी युद्ध के रूप में किया है। इसके बाद जब 31 को इतना बड़ा आदमी मर गया, अंग्रेजों ने और फोर्स उतार दी। इसके बाद 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 1814, उस दिन तो ये जीत नहीं पाए अंग्रेज। 31 अक्टूबर 1814 और
27 नवंबर 1814, 31 अक्टूबर 1814 और 27 नवंबर 1814 को दो युद्धों के बाद, को दो युद्धों के बाद 30 नवंबर 1814, पूरा एक महीना लगा, इतनी लंबी वार चली। 30 नवंबर 1814 और 24 दिसंबर 1814 को देहरादून व नाहन क्षेत्र जीत लिए। 30 नवंबर 1814, इस दिन तो कौन जीत लिया? देहरादून। आगे ही कौन क्षेत्र है? नाहन। कब जीता? 27 24 दिसंबर 1814। अब डेट चेक करके देख लो जरा। यानी लड़ाई का आगाज तो कब हुआ था? अक्टूबर 14 में। 26 या 28 से लेके 30 के आसपास तक, ठीक। और उसके बाद इतनी लंबी लड़ाई चली। आप 1 नवंबर मान के देखो, पूरा नवंबर और लगभग पूरा दिसंबर, ठीक। इसमें कौन जीता? गढ़वाल का वैसा जो कब्जे में किसके था? गोरखाओं के, ठीक। अभी गोरखा गढ़वाल से हारे हैं। अब ये भागकर कहाँ जाएंगे? कुमाऊं। यानी यहाँ के एरिया हार गए हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? कुमाऊं की तौर। तो अंग्रेज भी कहाँ जाएंगे तुरंत एकदम। और अंग्रेजों के साथ है कौन? सबके साथ एक ही आदमी है, हर्षदेव जोशी। पहले किसे लेके आया था? गोरखाओं को लेके आया पहले वही। किस पे हमला करवाने के लिए? चंद राजवंश पे। अब किसे लेके आ लिया? अंग्रेजों को। कि अंकल जी मुझे सारा पता, कहाँ कहाँ कुमाऊं में कौन बैठा हुआ, आप चलो एक बार बस। क्योंकि जीतने के बाद सबको दिक्कत हो, किसी ने होने की दिक्कत? हर्षदेव जोशी को। तो वही किसे लेके गया यहाँ पे? गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजों को। और किसे मरवा दिया इस बार? गोरखा, ठीक। लिखो जरा। और 2 महीने लंबे संघर्ष के बाद, नवंबर दिसंबर, और 2 महीने लंबे संघर्ष के बाद और पानी बंद करने के बाद, सारे देहरादून का पानी काट दिया अंग्रेजों ने। किन्हें कैसा मारेंगे? पैसा करके। और पानी बंद करने के बाद बलभद्र थापा सेनापति, बलभद्र थापा सेनापति, अमर सिंह थापा का भतीजा बलभद्र थापा सेनापति, अपने 70 साथियों के साथ अपने 70 साथियों के साथ खलुंगा नाला पानी से निकलकर खलुंगा नाला पानी से निकलकर 30 दिसंबर, कब जीत गए ये देखो जरा, डेट क्या लिखी हुई? 24 दिसंबर, वहीं छिपे रहे पहाड़ों में ही। और 30 दिसंबर 1814 को गढ़वाल छोड़ के गोरखा भाग गए। खलुंगा नाला पानी से 30 दिसंबर 1814 को कुमाऊं की ओर भाग गए और देहरादून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और देहरादून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और आज केवल
हिस्ट्री एक कहानी है। 2 बार रीडिंग मारो, किताब सामने से हटाओ और हर बात दिमाग में लिख के देखो, एक बार कागज पे लिख के देखो, मेन मेन की पॉइंट। जहां 2 बार आपने काम किया, सिलेबस चलेगा स्लो, लेकिन सिलेक्शन होगा एक ही बार में। जहां तक तुम पढ़ते हुए जा रहे हो, एक भी सवाल तुमसे बाहर नहीं आने का। 40 में से हर एक आदमी 35 प्लस कर देगा उत्तराखंड। पेपर परसों को चेक करके देखना आराम से, ठीक। और आज भी इस खलुंगा छावनी किले के, आज भी इस खलुंगा छावनी किले के 2 खंबे शेष खड़े हैं। 2 खंबे शेष खड़े हैं, जो रिस्पना नदी के बाईं ओर खड़े हैं। जो रिस्पना नदी के बाईं ओर खड़े हैं। जो रिस्पना नदी के बाईं ओर खड़े हैं। अब तुमने क्या सुना फिल्म में कि गोरखा हार के देहरादून से कहाँ भाग रहे हैं? कुमाऊं। और कुमाऊं में ही पैदा कौन हुआ? हर्षदेव जोशी। वो क्या बता रहा कंपनी को कि अंकल जी मुझे बता भाग कर कहाँ गए, मैं चलूंगा तुम्हें वहीं लेके। ठीक है, लिखो। इसके बाद कुमाऊं का अर्लवारविक और चाणक्य। इसके बाद कुमाऊं का अर्लवारविक और चाणक्य। हर्षदेव जोशी। क्या तारीख चल रही है? ये फिल्म चल रही है 30 दिसंबर। इसके बाद भागे 2 दिन में कौन आ लिया? हर्षदेव जोशी, कि मुझे पता कहाँ भागे। ठीक। इसके बाद कुमाऊं का अर्लवारविक और चाणक्य हर्षदेव जोशी। जनवरी 1815 में चाणक्य हर्षदेव जोशी, जनवरी 1815 में, जनवरी 1815 में ब्रिटिश सेना को, ब्रिटिश सेना को अल्मोड़ा लेकर गया। ब्रिटिश सेना को अल्मोड़ा लेकर गया, जहां जनरल आक्टर लोनी, जहां आक्टर लोनी और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, जगजीत पांडे, जहां आक्टर लोनी और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, जगजीत पांडे, जगजीत पांडे और बम शाह के बीच। बम शाह कौन हुआ? कुमाऊं का सुब्बा। और बम शाह के बीच कौन है? बम शाह जिसने ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था, बम शाह चौतरिया। और बम शाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 23 अप्रैल 1815 को, 23 अप्रैल 1815 को, 23 अप्रैल 1815 को, जिसे, अब ये युद्ध का नाम इंपोर्टेंट है, तैयार है ना? किसके बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था? खलुंगा नाला पानी का युद्ध, मेजर जनरल गिलेस्पी, मोबी और तीसरा एक आया था आदमी मेरठ डिवीजन से, वो तो मर गया, गिलेस्पी। एक कहां से आया था? लुधियाना से। कौन? आक्टर लोनी। एक तो मर गया, दूसरा कहां चल पड़ा अब?
बदला लेने के लिए कुमाऊं। ठीक, उसकी लड़ाई किससे होती है? गोरखाओं से, बचे हुए और जो पहले से मौजूद हैं। इस युद्ध को गणनाथ डांडा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को गणनाथ डांडा, गणनाथ डांडा का युद्ध भी कहा जाता है। अब अंग्रेजों का इतना बड़ा अफसर मार रखा था, वो छोड़ते ने? इस बार भागने नहीं दिया। तुम डेट चेक करो। हमला जनवरी से शुरू होता है, पहले घेरते हैं अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा शहर घोड़े की नाल जैसा बसा हुआ है, घोड़े की नाल जैसा, और इसे चारों तरफ से घेरना। पहाड़ में लड़ाई मजाक खेल नहीं है। रानी कर्णावती ने पूरी मुगल सेना मार दी थी। किस चक्कर में? कि पहाड़ में खुला मैदान नहीं है। खुला मैदान नहीं है तो लड़ाई कहाँ होगी? तंग रास्तों पर। और सारी कौन है? नदी घाटियां। तो किसी भी नदी घाटी में कोई फंसे तो बस उसके सामने एक पट्टी है छोटी सी, इतनी सेना आ सकती है, पीछे तक कितनी लंबी सेना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई अगर पहाड़ों पहाड़ों पे ही बैठ जाए और पत्थर पत्थर ही फेंक दे तो घोड़े घाड़े सब कहाँ चले गए? नदी में। वो बिदक गए और खेल खत्म। तो यानी उन्हें हराना बहुत आसान है। इसीलिए पहाड़ में उससे पहले क्या होता है? चोटियों पे कब्जा, चोटियों पे कब्जा। तो जनवरी से लग गया अप्रैल। ये नहीं आफ्टर लोनी तुरंत घर से बाहर निकलो, बाहर में आ लिया, ये चक्कर नहीं। यहाँ अप्रैल में लड़ाई हुई और फिर घेर के किसे? इस बार भागने नहीं दिया। क्यों? चारों ओर से घेर रखे थे। ठीक, फिल्म तुमने देखी रखी, हथियार डाल दो, लिखो आगे। इस युद्ध में सेनापति हस्तिदल चौतरिया, राज परिवार का आदमी, जिसे क्या मिलती है? चौतरिया की उपाधि। इस युद्ध में हस्तिदल चौतरिया नेपाल के राजा रण बहादुर का चाचा। इस युद्ध में सेनापति हस्तिदल चौतरिया नेपाल के राजा रण बहादुर का चाचा लड़ते हुए मारा गया। लड़ते हुए मारा गया 25 अप्रैल 1815 को। 25 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने मलावगढ़ किला जीत लिया। अंग्रेजों ने मलावगढ़, कुमाऊं में अंग्रेजों की पहली जीत, अंडरलाइन कर देना, मलावगढ़ किला। मलावगढ़, मलाव व मलावगढ़ का किला जीत लिया। और ऐतिहासिक तारीख, और 27 अप्रैल 1815 को, और 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। अल्मोड़ा पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। और कुमाऊं का अंतिम सुब्बा कौन हुआ है? बमसा चौतरिया, 1806 से 15 तक। और कुमाऊं के अंतिम सुब्बा, सुब्बा कौन? सूबे का मालिक, अंतिम सुब्बा बमसा चौतरिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया। और गोरखाओं ने और अंग्रेजों ने गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव दिया कि सब भाग जाओ। कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव दिया कि ये टाइम दे दिया कि सब कुछ अपना समेटो और भागो यहाँ से। कहाँ? नेपाल। लेकिन जाने को तैयार ही नहीं। अब कहाँ ढूंढते फिरे इन्हें, कहाँ कहाँ से लेके आए। इन्होंने कहा तो फिर ठीक है, हमला कहाँ बोलेंगे? काठमांडू पे ही। कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव दिया।
परंतु गोरखा मानने को तैयार नहीं थे। हार तो गए, रहेंगे यही, परंतु गोरखा मानने को तैयार नहीं थे। और इस प्रस्ताव पर, कि हम यहाँ चले जाएंगे, और इस प्रस्ताव पर कर्नल एडवर्ड गार्डनर, कर्नल एडवर्ड गार्डनर और गोरखाओं की ओर से बम सहा, और गोरखाओं की ओर से बम सहा, कोमा चामू भंडारी, चामू भंडारी और अष्टवाल ने हस्ताक्षर किए थे कि हाँ हम कर रहे आत्मसमर्पण, चले जाएंगे यहां से। चामू भंडारी और अष्टवाल, अष्टवाल ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जब ये जा नहीं रहे थे तो दोबारा फिर हमला बोला इनके ऊपर। और अंततः 15 मई 1815 को, और अंततः 15 मई 1815 को जनरल आक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच युद्ध हुआ। 15 मई 1815 को आक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए, जिसमें अंग्रेज जीत गए और मलावगढ़ की संधि हुई, और मलावगढ़ की संधि हुई, और मलावगढ़ की संधि हुई। और उत्तराखंड खाली करने के लिए अमर सिंह थापा ने हस्ताक्षर किए, और उत्तराखंड खाली करने के लिए अमर सिंह थापा ने हस्ताक्षर किए। ने हस्ताक्षर किए। और 15 मई 1815 को, और 15 मई 1815 को अंग्रेजों ने सतलज से लेकर काली तक का क्षेत्र जीत लिया। नाहन कहाँ है? सतलज के पास। और कहाँ? काली। सतलज से काली तक का क्षेत्र जीत लिया। लेकिन समस्या क्या हो गई? अमर सिंह थापा, गजराज मिश्र, ऐसे लोग यहाँ तो कर रहे हैं हस्ताक्षर, लेकिन जो इनकी राजधानी है वो अभी इसे मान नहीं रही। वो ये कह रहे हैं हम छोड़ने के नहीं उत्तराखंड, चाहे भेजनी पड़े हमें और सेना। तो अब ये तो कह रहे हमने कर दिया सरेंडर और हम चले जाएंगे, लेकिन जिनके ये आदमी हैं नेपाल काठमांडू के राजा, वो कर रहे हैं मना कि हम उत्तराखंड खाली करने के नहीं। तो ये तो आ लिए घर कि अंकल जी अब आप निपट लो, हम तो आ लिए निपट के। ठीक। तो अब अंग्रेज कहते हैं क्या कि हमला करें कहाँ? सीधा नेपाल काठमांडू पर। और लड़ाई तो कहाँ की थी? लड़ाई तो उत्तराखंड की थी, लेकिन ये कहाँ पहुंच गई है? नेपाल। और नेपाल के नीचे पड़ता है कौन? सिंगोली। कहाँ? चंपारण बिहार। चंपारण। अंग्रेजों ने, कंपनी ने यहाँ पे पड़ाव डाल दिया सिंगोली बिहार में, कि ठीक है
किसे खत्म करते हैं? काठमांडू को ही। जब गोरखाओं के लगा कि अब तो काठमांडू जाएगा, तो तब जाके क्या क्या लिखे तुमने अभी डेट? 15 मई 1800, इस समय संधि पे साइन कर दिए मलावगढ़ की कि हम तो कहाँ जा रहे हैं अंकल जी, अपने घर काठमांडू। लेकिन सिंगोली में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी यहाँ आती है और इन पे हमले की योजना बनाती है, तब जाके 28 नवंबर 1815 को नेपाल का राजा करवाता है एक संधि, जिसे कहते हैं सिंगोली की संधि। अब ये संधि क्या थी, इसमें क्या शर्तें रखी गई? इस संधि ने ही कभी नेपाल को गुलाम होने नहीं दिया, गुलाम होने नहीं दिया, और क्या रहा? हमेशा आजाद। और इसके हमारे बीच में क्या बन गया? एक बॉर्डर। कौन सी नदी? काली। अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लास सोमवार को होगी, कल टेस्ट है। अब देखते हैं भूगोल।